अच्छा, तो जनाब हम पढ़ रहे थे होम्योस्टेसिस को, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया उसको, उसकी इंट्रोडक्शन को हमने आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश की कि होम्योस्टेसिस क्या है। और जो जिस तरह हम आसानी से समझ सकते थे हमने कोशिश की उसको समझने की कि किस तरह हम अपने इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। बाहर के इन्वायरमेंट में जो फ्लैक्चुएशन हो रही होती है उनकी वजह से जो हार्म्स हमारी बॉडी को हो सकती है, इंटरनल इन्वायरमेंट को पहुँच सकती हैं, उन ख़तरात को हम किस तरह होम्योस्टेसिस का प्रोसेस बचा रहा था। तो हमने इसमें 3 मेजर चीज़ों को डिस्कस किया। थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर को, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखना है एज़ कम्पेयर टू फ्लैक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और उसके बाद हमने ऑस्मो रेगुलेशन की बात की। वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन को हमने मेंटेन रखना है, बैलेंस में रखना है इंटरनल बॉडी में एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो फ्लैक्चुएशन हो रही होती है। और उसके बाद हमने कहा कि जो हमारे अंदर वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रही होते हैं जब हम खाना खाते हैं, तो उनके बदले में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, पानी पीते हैं, हमारे ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है तो यूरेन बनता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं, तो उनको वेस्ट बाहर एक्सक्रीट करना है, तो एक बैलेंस इनके में भी बरकरार होना चाहिए। तो ये होम्योस्टेसिस में आती हैं। आज जो पहला पोर्शन है होम्योस्टेसिस का, जिनमें से इसमें लॉन्ग भी मुतवक्किल है, बहुत अहम इम्पोर्टेंट ये सेक्शन है। इसमें हमने पहले इसकी डेफिनेशन कर चुके हैं कि वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन को बॉडी में मेंटेन रखने के प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और इसमें 3 किस्म की इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ को? नंबर 1 वाटर, 2 चीज़ें हैं, और साल्ट की जो कंसंट्रेशन है इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट में उसको मेंटेन किया जाता है एज़ कम्पेयर टू फ्लैक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इससे हमारी बॉडी एक प्रॉपर फंक्शन भी करती है, और जो इनसे होने वाली हार्म्स हैं जो बाहर की फ्लैक्चुएशन से, उससे भी प्रोटेक्शन मिलती है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में जनाब किस तरह की बाहर के इन्वायरमेंट में चेंजेस हैं, तो तब ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो अपना काम परफॉर्म करेगा। तो ये 3 किस्म की इन्वायरमेंट हम पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट यहाँ पे 3 किस्म की इन्वायरमेंट होती है बाहर की, वहाँ से प्रोटेक्ट करना होता है, उस प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। नंबर 1 पे है जी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कह लें, सॉल्यूशन कह लें। दूसरे नंबर पे डायरेक्ट इसका उलट पढ़ेंगे, हाइपोटोनिक। और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे मीज़ोटोनिक। ये 3 इन्वायरमेंट है जिनको फेस करना होता है हर एक इंडिविजुअल ने। या इस तरह के माहौल में जो एनिमल्स रहते हैं, प्लांट रहते हैं, वो किस तरह उनके अंदर अडाप्टेशन आती है इनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या माहौल जो होता है वो किस तरह का होता है। तो मैं सबसे पहले इन इन्वायरमेंट को पढ़ने से पहले एक जनरल सा कंसेप्ट है वो याद कर लेते हैं। ये देखें, एक सेल, इसको समझ लें, ये सेल, और ये सेल का बाहर का इन्वायरमेंट समझ। अब 2 बातें यहाँ पे होंगी। एक बात होगी नंबर 1, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होता है। इसको उर्दू में हम पतला भी कहते हैं। और जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, बाहर का माहौल कंसंट्रेटेड होता है। ये उसके उलट है, इसको हम गाढ़ापन भी कहते हैं, गाढ़ा। मीज़ोटोनिक सॉल्यूशन में जो बाहर का माहौल होता है वो मॉडरेट होता है, जिस तरह सेल का माहौल उसी तरह उसके बाहर का माहौल। तो इसमें ज़्यादातर अडाप्टेशन की ज़रूरत नहीं होती। अडाप्टेशन हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों में ज़रूरी होती है। तो ये कंसेप्ट समझ रहे थे कि ये सेल का अंदर का माहौल है, ये इंटरनल सॉल्यूशन है, और इसके एक्सटर्नल डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो कम है, और साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, और यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। डाइल्यूट में साल्ट की कंसंट्रेशन कम और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा, ये है डाइल्यूट। इसके उलट है जनाब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बिल्कुल डाइल्यूट के उलट ज़्यादा, वाटर की कंसंट्रेशन उसके उलट, डाइल्यूट के उलट कम। अब देखें, डाइल्यूट इन्वायरमेंट में साल्ट की कंसंट्रेशन कम है एज़ कंपेयर टू सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है
उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा और इसमें कम। एक सिंपल सा प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, आप कह लें डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जिसमें चीज़ें ज़्यादा कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। अब साल्ट की कंसंट्रेशन डाइल्यूट में कम है, यहाँ से ज़्यादा है, तो साल्ट बाहर की तरफ या साल्ट वहीं पे रहेगा। बाहर अगर देखें तो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है बनिस्बत सेल के, तो वाटर क्या करेगा, इस सेल में जाने की कोशिश करेगा और जिसकी वजह से सेल टर्जिड ये फूल जाएगा। यहाँ पे सेल क्या होगा, सेल की टर्जिडिटी में इजाफा होगी और टर्जिड सेल बन जाएगा, यानी कि सेल उर्दू में फूल जाएगा, साइज़ में उसके इजाफा होगा साइज़ में। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में बिल्कुल इसके उलट है। यहाँ पे जो सोल्यूशन है बाहर का वो कंसनट्रेटेड है, गाढ़ा है, साल्ट की मिकदार ज़्यादा, वाटर की मिकदार कम। अब वाटर की मिकदार बाहर के माहौल में कम है, तो सेल के जो इंटरनल इन्वायरमेंट से वाटर क्या होगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह अच्छा जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हम पढ़ रहे थे हाइपर कंसंट्रेशन को, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश कर रहे थे। जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेटेड है, ये गाढ़ा है, यहाँ पे साल्ट ज़्यादा होंगे, वाटर कम होगा, तो वाटर सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा। तो इसके नतीजे में सेल के शेप में क्या फ़र्क आता है, सेल के शेप में देखते हैं क्या फ़र्क आता है। तो बाहर का जो माहौल है वो कंसंट्रेटेड है और अंदर का माहौल उसके मुकाबले में डाइल्यूट है। और यहाँ से देख रहे थे कि वाटर जो है वो सेल के अंदर क्या कर रहा था, सेल के अंदर मूव कर रहा था और यहाँ सेल से बाहर आ रहा है पानी। तो सेल क्या हो जाता है श्रिंक हो जाता है। वो उसके उलट हो जाता है, सेल के साइज़ में कमी आती है और सेल बिल्कुल इर्रेगुलर शेप का बन जाता है। तो ये है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। मेसोटोनिक सोल्यूशन में बिल्कुल मॉडरेट और एक बैलेंस किस्म की सिचुएशन होती है। ये बाहर का जो अंदर का इंटरनल इन्वायरमेंट है दोनों में यकसानियत पाई जाती है, कोई इतनी बड़ी फ्लैक्चुएशन नहीं होती, तो यहाँ पे ज़्यादातर अडॉप्टेशन की ज़रूरत भी नहीं होती। अब ये तो थी इन्वायरमेंट जिसको हमने पढ़ा, होप आप समझ गए होंगे। इनमें से मैं आपको बताता चलूँ कि क्वेश्चन किस तरह आ सकता है। क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में पूछता है, वो पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन पूछता है वो पहले नंबर पे आपको कहेगा मतलब कि क्या है, व्हाट इज़ हाइपोटोनिक, व्हाट इज़ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, व्हाट इज़ मेसोटोनिक इन्वायरमेंट। तो पहला आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है। डेफिनेशन में हमने सब कुछ बताना है कि वहाँ का सोल्यूशन किस तरह होगा, वहाँ के सेल के शेप में क्या चेंजेस आएंगी, हाइपोटोनिक में बिल्कुल इसी तरह, मेसोटोनिक में भी। दूसरे नंबर पे जो हमें वो क्वेश्चन पूछता है वो कंपैरिजन के बारे में पूछता है। कंपैरिजन के क्वेश्चन आ जाते हैं, जनाब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के साथ कंपेयर करें, तो वहाँ पे कंपैरिजन के क्वेश्चन में अगर हम अच्छी तरह से कंपेयर करें तो हमारे फुल मार्क्स आ जाते हैं। तो यहाँ ये इन्वायरमेंट थी, हमने इनको पढ़ा। अब हम ऑस्मो रेगुलेशन को प्लांट के अंदर देखते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन को हम अब देखते हैं प्लांट्स में। जिस तरह हमने इन्वायरमेंट पढ़ी ना, 3 किस्म की इन्वायरमेंट, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और मेसोटोनिक, इसी तरह ये प्लांट्स भी 3 किस्म की हैं। ये इन तीनों इन्वायरमेंट में रहती है। इन इन्वायरमेंट के मुताबिक इनको नाम दिए गए हैं और वहाँ के माहौल के मुताबिक इनकी जो अडाप्टेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। किस तरह इन्होंने वाटर को लॉस करना है या वाटर को प्रिवेंट करना है, फोटोसिंथेसिस किस तरह हो रही होती है जनाब, इनके लीव्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, इनके नंबर ऑफ़ स्टोमेटा में क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम प्लांट्स 3 किस्म के प्लांट्स पढ़ेंगे। नंबर 1 हाइड्रोफाइट। मेरा अपना शुरू से ही एक रहा है कंसेप्ट कि मैं लफ्ज़ी मतलब को
ज़्यादातर मैं एडिक्टेड हूँ इसको समझने की कोशिश करता हूँ। अब देखें, ये हाइड्रोफाइट दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रो और फाइट। हाइड्रा मतलब वाटर, फाइट का मतलब होता है प्लांट। तो हाइड्रोफाइट मतलब वो प्लांट जो वाटर में रहते हैं, वो प्लांट जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसको हम हाइड्रोफाइट कह रहे हैं। कौन से किधर रहते हैं? एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। वो प्लांट जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, जहाँ पानी ज़्यादा हो, वहाँ पे रहते हैं। अब ज़्यादा पानी इनके लिए ख़तरे का बायस भी बन सकता है। तो ज़्यादा पानी को इन्होंने ज़्यादा पानी से ख़ुद को किस तरह प्रिवेंट करना है? तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे लीव्स, ये देखें, ये लीव्स हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये हाइड्रोफाइट हैं या कुछ और हैं, लेकिन इसके साइज़ को देखें, इस पत्ते के साइज़ को देखें, इस पत्ते के साइज़ को देखें और इन पत्तों के साइज़ को देखें। ये मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहती, मॉडरेट इन्वायरमेंट मीज़ो फाइट हैं, उनको हमने देखा, ये उनके लीव्स हैं। तो यहाँ हाइड्रोफाइट में जनाब नंबर ऑफ़ स्टोमेटा ज़्यादा होंगे, लार्ज नंबर ऑफ़ स्टोमेटा होंगे। मैं बताता हूँ स्टोमेटा की तादाद क्यों ज़्यादा होती है। स्टोमेटा ट्रांसपैरेशन में हेल्प करते हैं। स्टोमेटा किस चीज़ में हेल्प कर रही है? स्टोमेटा पौधों के ट्रांसपैरेशन में हेल्प कर रही है। दो चीज़ें होती हैं हाइड्रोफाइट, दो लफ्ज़ मतलब इसका हाइड्रो वाटर, फाइट प्लांट, ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने वाले लिविंग प्लांट्स हैं। अब इनमें क्या क्या अडॉप्टेशन है वो हम देख रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ़ स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। स्टोमेटा हेल्प करते हैं ट्रांसपैरेशन में, और ट्रांसपैरेशन के मुकाबले में होता है एक दूसरा एक प्रोसेस हो रहा होता है एनिमल के अंदर, उसको हम बोलते हैं एवापोरेशन। एवापोरेशन। अब देखें, ये प्लांट में ट्रांसपैरेशन मखसूस है। एवापोरेशन जो हम गर्मियों में हमारे स्किन से जो वो एवापोरेशन हो रही होती है, गर्मी निकल रही होती है, पसीना निकल रहा होता है, उसको हम एवापोरेशन बोलते हैं। तो ये एनिमल्स के लिए मखसूस है, एनिमल्स में और ये प्लांट में। तो सब पहले नंबर पे लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। तो ट्रांसपैरेशन एक्सेसिव अमाउंट में होती है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपैरेशन हो रही होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांसपैरेशन का मतलब वाटर लॉस का ज़्यादा होना है। वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा होता है, वाटर से ज़्यादा वाटर से कंजर्व करना है ना, खुद को प्रोटेक्ट करना है, वरना ज़्यादा वाटर से तो क्या होगा, हमने वही हाइपोटोनिक वाली बात आ रही है कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में सेल क्या कर जाता है, फूल जाता है, उसके साइज़ में इजाफा हो जाता है। तो साइज़ में इजाफे से बचाने के लिए तो जनाब लास्ट में हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आता है हाइड्रिला। हाइड्रिला इसका एग्जांपल, और यहाँ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट था, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, ज़्यादा पानी वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं ताकि ट्रांसपैरेशन एक्सेसिव अमाउंट में हो। एक्सेसिव अमाउंट में ट्रांसपैरेशन होने का मतलब वो लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा हो। और एग्जांपल हमने हाइड्रिला पढ़ा, हाइड्रा या हाइड्रिला, ये आप देख लें, हाइड्रा भी कह सकते हैं। तो जनाब ये हाइड्रोफाइट, उसके बाद मीज़ोफाइट को देखते हैं। दूसरे नंबर पे है मीज़ोफाइट। ये मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहने वाली प्लांट्स है। जिस तरह ये ना पानी ज़्यादा ना पानी कम, ना इनको पानी की ज़्यादती का सामना करना पड़ता है, ना इनको पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। जिस तरह हमारे पास रोजेज़ फूल होते हैं, ये मॉडरेट इन्वायरमेंट रहते हैं। मैंगोज़ ये वाले। तो यहाँ पे जो है ना, स्टोमेटा का बहुत अहम किरदार होता है। स्टोमेटा का किरदार इस इन्वायरमेंट में किस तरह होता है, इसकी ओपनिंग से क्या होता है, ये कब ओपन होते हैं, इनकी क्लोजिंग से क्या होता है, और ये कब क्लोज़ होते हैं स्टोमेटा।
तो स्टोमेटा की ओपनिंग का मतलब ट्रांसपेरेशन का ज़्यादा होना है, वाटर लॉस का बढ़ जाना है। स्टोमेटा के क्लोज होने का मतलब ट्रांसपेरेशन को कम करना है, वाटर लॉस को रोक लेना है। जब भी मीजोफाइट को सामना होता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर का, तो इनके स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, ट्रांसपेरेशन की रफ्तार बढ़ जाती है, वाटर को ये लॉस कर देते हैं। जब भी मीजोफाइट को सामना होता है पानी की कमी का, इनके स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ट्रांसपेरेशन की रफ्तार कम हो जाती है, वाटर लॉस बिल्कुल नहीं होता, वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जाता है। तो ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के मुतालिक था। क्या था? ओपनिंग में वाटर लॉस ज़्यादा, क्लोज में वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जाता है। प्रिवेंट यानी कि कम। तो ये थी मीजोफाइट। अब लास्ट में एक है, उसको भी हम देखते हैं, ज़ीरोफाइट। ये समझने में बहुत अहम है। ये प्लांट जो होते हैं बिल्कुल पानी जहाँ पे ना होने के बराबर हो, तो ये उस इन्वायरमेंट में रहते हैं। किस तरह रहते हैं, कौन सी अडाप्टेशन है, किस तरह इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, सब हम देखेंगे। ज़ीरो का मतलब आप वही ज़ीरो से ही ले लें, ये प्लांट में आता है। मतलब वो ये प्लांट वहाँ रहते हैं जहाँ पे नो वाटर भी आप कह सकते हैं, वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, या ना होने के बराबर वाटर में रहते हैं ये पौधे। इनमें अडाप्टेशन कौन सी होती है? स्मॉल, वेरी स्मॉल एंड थिक लीव्स। इनकी जो लीव्स होती हैं वेरी स्मॉल और थिक होती हैं। इसके पीछे क्या साइंस है वो भी समझते हैं। अब जितना बड़ा पत्ता होगा, अभी पत्ता दिखाता हूँ, ये बड़ा पत्ता है, इसमें स्टोमेटा की तादाद कितनी होगी? मतलब पत्ते का सरफेस एरिया ज़्यादा, स्टोमेटा की तादाद भी ज़्यादा। अब पत्ते का सरफेस एरिया कम और वो थिक है, तो नंबर ऑफ स्टोमेटा लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, मतलब कभी कभी नहीं भी होते नंबर ऑफ स्टोमेटा। दूसरे नंबर पे अगर स्टोमेटा की नंबर कम है तो क्या होगा? नो ट्रांसपेरेशन, नो स्टोमेटा, नो ट्रांसपेरेशन, नो ट्रांसपेरेशन, नो वाटर लॉस। ये कनेक्टेड हैं, इन चीज़ों को समझें। नंबर ऑफ स्टोमेटा, रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन, वाटर लॉस या वाटर प्रिवेंशन, ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। नंबर ऑफ स्टोमेटा जितने ज़्यादा, ट्रांसपेरेशन उतनी ज़्यादा, वाटर लॉस उतनी ज़्यादा। नंबर ऑफ स्टोमेटा जितने कम, ट्रांसपेरेशन उतनी कम, वाटर लॉस उतनी कम। ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इस पत्ते के एग्जांपल से हमने इसको समझा। अच्छा, तो ज़ीरोफाइट था। हमने कहा कि सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो इसमें एक और अडाप्टेशन होती है, लीव के ऊपर थिक क्यूटिकल होता है। थिक क्यूटिकल का मतलब वाटर लॉस को बिल्कुल प्रिवेंट करना है, बिल्कुल वाटर लॉस ना हो, क्योंकि पहले से उनके पास पानी नहीं है। अगर वाटर लॉस हो जाएगा तो उनकी क्या ज़िंदगी होगी। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, कैक्टस, कैक्टी, ये प्लूरल है और सिंगुलर कैक्टस बोलते हैं। इसके एक फीचर मैं आपको बताता हूँ। जब भी ड्राई सीजन होता है ना, ड्राई सीजन में ये लीव को शेड कर देती हैं, शेड लीव्स। ड्राई सीजन में ये लीव्स को बिल्कुल शेड कर देती हैं। अब लीव ना हो, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो एनर्जी, ग्लूकोज इनको नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? अब फिर फोटोसिंथेसिस इनके स्टेम के ज़रिए होगा। स्टेम के ज़रिए फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, क्योंकि उसने लीव शेड कर दिए, तो फोटोसिंथेसिस ने भी होना है, तो स्टेम के ज़रिए हो रहा होगा। और ट्रांसपायरेशन का अमल भी जो बहुत ना होने के बराबर है, वो भी स्टेम के ज़रिए हो रही होगी। ये था आज का हमारा हाफ पोर्शन का लेक्चर। हमने इसको प्लांट में देखा, ऑस्मो रेगुलेशन को। अब अगली बारी हम इसको एनिमल में देखेंगे।